Hi, good evening, boys and girls. This is Parvez Sisodia, and welcome to my YouTube channel, Parvez Studies Academy. And please, today is my class about to economics. It's useful for the UPSC and PCS exam, main and PD both of. And today is my topic in monetary policy and repo, SL, reserve repo, current reserve ratio. And this thing we cover up the 5 and 6 topic for the regarding and how to impact is RBI considering these things. And shall we started this class? And firstly, who is a new my new channel and new my channel, please subscribe my channel firstly and like my video. And if you have to any suggestion, if you have any doubt about economics, about topic, so please write down the content, fill down message and send me message. I will be solved it. So started my second year in class for monetary policy. Firstly, this is starting repo rate. So we start. Okay, चल. And my topic is about to repo दर. इस repo rate बोलते हैं इसको, and हिंदी में इसको repo दर बोलते हैं. और जो repo देखिए repo दर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले तो आपको RBI कंसीडर करना पड़ेगा माइंड में क्या होता है, यानी कि इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, इसको हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं. ठीक है, सेंट्रल बैंक होता है. जनरली आप कोई भी बैंक का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. आई थिंक PNB या अदर्स कोई भी बैंक का ले सकता हूँ. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास बिफोर माई जो लास्ट क्लास थी इसी में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी बताया था, प्रतिभूति. ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, रिमेंबर दिस थ्री थिंग. क्या होता है रेपो रेट मैं बताता हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये जो इस तरह का मार्क है, दोनों तरफ के रिलेशन होती है होता है. देखिए होता क्या है, फर्स्टली ओपन मार्केट के द्वारा क्या करती है RBI अपनी प्रतियोगियों का बाय एंड सेल करती है, यानी कि मार्केट में क्रय एंड विक्रय करती रहती है. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था. तो जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा प्रतिभूति जो हमारे पास होती है वो कमर्शियल बैंकों के पास होती है. कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक होते हैं, इनके पास प्रतिभूति होती है. ठीक है, क्योंकि ये RBI को पैसा देके बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी वगैरह वो खरीद लेते हैं, कि कंपलसरी होता है, क्योंकि RBI बोलता है कि आप मेरी प्रतिभूतियाँ खरीदी, तो ये प्रतिभूति अपने पास रखते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी कार्यकलाप होते हैं, जिनका भी इनका वर्क शेड्यूल होता है कमर्शियल बैंकों का, वो दैनिक रूप से होता है. ठीक है, दैनिक रूप से मतलब क्या होता है, डे वाइज डे इसको काउंट किया जाता है पॉलिसी में कि उसके हिसाब से क्या होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका दैनिक कार्य, दैनिक रूप से उनको ऋण, लोन या अदर्स चीज़ें जो भी होंगी उसकी ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द अपने उधार देने के लिए. ठीक है, उधार देने के लिए कस्टमर को, ग्राहक को कस्टमर को उधार देने के लिए होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि इसके पास इतना अमाउंट नहीं होता है उस समय कि ये उस लोन को दे पाए, यानी कि इसको थोड़ा सा पैसों को लेके, ऋण को लेके, लोन को लेके थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है. तो डिसबैलेंस होने के कारण क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा जो प्रतिभूति इसके पास थी, तो ये जनाब क्या करते हैं, इस प्रतिभूति को लेके जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. रिजर्व बैंक जनाब क्या करते हैं, इनकी प्रतिभूतियों को अपने पास रख लेते हैं. ठीक है, इसको प्राप्त हुई प्रतिभूति इसको प्राप्त हुई और इससे इसको यहाँ पे ऋण प्राप्त हो जाता है. ठीक है, और ये ऋण ग्राहक को मिल जाता है, यानी कि जो देते हैं. अभी वो देखने की बात नहीं है, हम रेपो की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे को पूरा समझाना था, इसलिए बात की. फिलहाल हम ये चीज़ प्रतिभूति RBI के पास डिपॉजिट की जो प्रतिभूति थी उसमें इंटरेस्ट रेट लगा के इसने इसको ऋण मिल गया. अब जो इसको जो पैसा मिला, प्रतिभूति इसी की थी, इसने जमा किया, तो इस प्रतिभूति को ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए क्या करता है RBI, एक इंटरेस्ट रेट है, ब्याज लगाता है. ठीक है, ब्याज लगाते हैं. मान लीजिए 101 करोड़ की प्रतिभूति थी, इसको जमा किया, कटिंग करा, उसके बाद इसने बोला कि मैं आपको इस प्रतिभूति के बदले इतना कटिंग करके आपको पैसा दूंगा. मान लीजिए कि 95 या 92 लाख आप उसको वापस दे रहा है 1 करोड़ की प्रतिभूति में. तो जो ये इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, बैंक को पैसा प्राप्त होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसी को हम रेपो रेट
रेट कहते हैं, यानी कि तात्कालिक उधारी के लिए जब बैंक को ज़रूरत होती है उसके लिए वो करता है। तो जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है उसी को हम रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, रेपो रेट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई ने सबसे पहले बोली लगाई, ठीक है, बोली लगाई और बैंकों को कंपलसरी होता है कि उनको बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी में डिपॉजिट करना होता है, यानी कि कुछ पेपर खरीदा। ठीक है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आरबीआई से पीएनबी ने या एसबीआई बैंक ने अदर कोई भी बैंक ने प्रतिभूति खरीद ली। ठीक है, लेकिन जब ग्राहक उसके पास आया तो उसके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो उस ग्राहक को लोन दे सके। तो इस प्रॉब्लम वो अपने ग्राहक को तो प्रॉब्लम में लाने नहीं देगा। तो उस जनाब ने क्या किया, बैंक ने जो उसने सोचा कि मेरे पास तो प्रतिभूतियाँ रखी हैं, तो प्रतिभूतियाँ जो रखी हैं मेरे पास, मान लीजिए कि ये मेरी प्रतिभूति हैं, तो मैं गया कि भैया मैंने जो आरबीआई से खरीदी थी प्रतिभूति, ये पेपर जिसमें लिखा है कि इतने अमाउंट की है, मैं ये जाके जमा कर दूंगा आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई ने कहा ठीक है मैं रखता हूँ इसको, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इसमें थोड़ी सी कटिंग करूँगा, क्योंकि वो भी सेंट्रल बैंक है, उसको भी मार्केट करना है। तो मार्केट करने के लिए वो उसमें कटिंग करता है और उसके बदले उस प्रतिभूति में जितनी उसकी वैल्यू बैठेगी कटिंग करने के बाद वो उसको बैंक को पैसा दे देता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि आरबीआई के यहाँ इंस्ट्रक्शन होता है जो प्रतिभूतियाँ जमा की गई, ठीक है, जो जमा प्रतिभूति वो प्रॉमिस करता है बैंक कि मैं भविष्य में उसको दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ आरबीआई के पास प्रतिभूति जमा हो जाती है और बैंक को कहता है कि भैया आप प्रॉमिस कीजिए कि फ्यूचर में आप इसको रीक्रय कर लेंगे, रीबाय कर लेंगे, खरीद लेंगे मुझसे। ठीक है, ये चीज़ तो वो राजी हो जाता है और उसको पैसा मिल जाता है वो कस्टमर को, और जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। इस तरह से बैंक के पास पैसा आ जाता है, वो बैंक पैसा मार्केट यानी कस्टमर को लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट यहाँ पे कंपलसरी शर्त ये है कि भविष्य में प्रतिभूति अगेन बैंक खरीदेगा। तो इसी तरह से मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है, आरबीआई एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक। आरबीआई से एसबीआई बैंक को जरूरत पड़ी पैसों की तो प्रतिभूति लेके आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने उसमें कटिंग करके जो इंटरेस्ट, कटिंग को इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज लगाया, जो ब्याज लगाया जिससे उसको पैसा मिला उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो यूपीएससी कंसल्ट करता है केस स्टडी पर कि रेपो रेट से क्या क्या इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं बात करता हूँ। देखिए होता क्या है, आपने सुना होगा कि जो आरबीआई बैंक होता है, ठीक है, आरबीआई बैंक जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाता है और घटाता है। आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट में कम करता रहता है, तिमाही में, छमाही में या साल भर की वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई इस चीज़ को कंसल्ट करता रहता है। यूपीएससी कैसे सवाल आते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि कब बढ़ाएगा वो इंटरेस्ट रेट को, कब घटाएगा। पहले तो आप सिंपल सी बात कीजिए, मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपने अपनी प्रतिभूति जमा करी, तो आपसे कोई ज़्यादा ब्याज ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको पैसा कम मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपसे कोई कम ब्याज ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बैंकों पे, कमर्शियल बैंकों के पास कम पैसा पहुंचेगा। अगर रेपो रेट बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट को डिक्रीज कर दे तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत संबंध होता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो बैंक के पास कम पैसा आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। आप भी सोच सकते हैं, आपको वही 100 रुपये, आप बोलेंगे मेरे 100 रुपये, तो अगर वो 10 रुपये काट देगा 90 मिलेगा, 15 काट देगा तो और कम मिलेगा, कम कर देगा तो 95 मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा
ठीक है, अगर उसको जो लागत है पैसा पाने की वो कम होगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा आएगा वो उसको न्यूट्रल तो रखेगा नहीं, वो उसको मार्केट में लगा। मार्केट में लगाने का मतलब क्या है, वो सस्ते लोन प्रोवाइड करेगा। सस्ते लोन प्रोवाइड करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, लोग लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इससे डेवलपमेंट आएगी, समृद्धि आएगी। तो इसी तरह से इकोनॉमी को संभालने के लिए आरबीआई भी कंडीशन करता रहता है कि उसको कब डिक्रीज करना है, कब उसको इंक्रीज करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कब बढ़ाएगा आरबीआई, कब बढ़ाएगा, ठीक, बढ़ाता रहता है। अब यार ये चीज ध्यान रखिए कि अब स्थिति इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है कि महंगाई, यानी कोई भी चीज़ मैं इस बोतल को लेता हूँ, मान लीजिए कि मुझे आज ये 10 रुपये की मिल रही है, बट इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को उसका टेस्ट पसंद आने लग जाए, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई मान लीजिए कि इसकी कम है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, लोग या कस्टमर या गवर्नमेंट या कोई भी बिजनेसमैन इसका प्राइस इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है। तो इसी चीज़ को जब उसकी कॉस्टिंग से ज़्यादा पैसा जाने लग जाता है, महंगाई इसको बोलते हैं, तो अब स्थिति कंडीशन है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, यानी कि जो आपकी 10 रुपये की चीज़ थी वो आपको 15 में मिल रही है, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब स्थिति की कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है, यानी कि महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। तो आरबीआई इसको सही करने के लिए क्या करेगा कि भैया इतनी इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, जो पैसे की लागत है, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा ज़्यादा पहुंच रहा था, क्यों पूछा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थे, तो ये जनाब क्या करेंगे, रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ऋण महंगे हो जाएंगे। अब जब बैंक को ये ऋण महंगे मिलेंगे, बैंक के पास पैसा कम आएगा, कम आया तो वो ऋण भी कम देगा, ठीक है, ऋण कम देगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, तो इन्फ्लेशन संतुलित हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं कब वो घटाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके फटाफट करें, और प्लीज करके यार देख तो लाइक तो कर दिया करो यार, एंड मैसेज लिख दिया करो मुझे, और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है, फटाफट चैनल को ग्रो किया है जो मैं अच्छे से बढ़ा सकूँ। अब बात करते हैं कि डिक्रीज कब करेगा, घटाएगा कब, ठीक है, घटाने की बात करते हैं। घटाएगा कब, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट घटाएंगे कब, मान लीजिए कि अब स्थिति कंडीशन है, अब स्थिति इन्फ्लेशन का, यानी कि मुद्रास्फीति का इन्वर्स रूप होता है, यानी कि विपरीत रूप होता है। वो वहाँ महंगाई होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ताई होती है। सस्ताई का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि 10 रुपये की बोतल है, इसकी डिमांड इतनी कम हो जाए, लोगों के पास पैसा ना हो, तो खरीदेंगे कैसे, तो इसका रेट प्राइसिंग कम होता चला जाएगा। जब इसकी फैक्ट्री कॉस्ट कितना लॉस है, उससे नीचे इसको लॉस होने लग जाएगा, यानी कि जितनी कोई चीज़ बनी है उतनी की भी नहीं मिलेगी। तो अब स्फीति कंडीशन आई, और अगर पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के, तो उसके प्राइस डिक्रीज होते चले जाएंगे, डिमांड ही नहीं है, उसकी पैसा ही नहीं है। तो अब स्फीति कंडीशन में क्या है, लोगों के पास पैसा कम हो गया है। तो आरबीआई जनाब क्या करते हैं, रेपो रेट को कम कर देते हैं, रेपो रेट कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बैंक, वाणिज्य बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको पैसा ज़्यादा प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। अब ज़्यादा प्राप्त होगा तो ये लोन वगैरह ज़्यादा देंगे, अब लोन सस्ते होंगे तो बाजार में पैसा आएगा, बाजार में पैसा आया, पैसा बढ़ेगा तो खर्चे भी करेंगे,
तो अब इस स्थिति की स्थिति भी कंट्रोल हो जाएगी। तो एक वेपन तौर से आरबीआई बोथ आरबीआई को बहुत अच्छे से यूज़ करता है। आरबीआई को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता रहता है 4% समथिंग, जो उसका रेट इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, वो आप जब एग्ज़ाम दें उसको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई, क्योंकि जो यूपीएससी कंटेंट सवाल पूछेगा वो इसी कॉन्सेप्ट का पूछता है कि कब आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करेगा, कब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। तो बोथ आर कंडीशन इज सेम थिंग्स, बस यू डिसाइड कि बैंक अपने आप को सोचो, जस्ट विजुलाइज, ये कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है, पैसा आना जाना है, इट्स सिंपल थिंग्स। और बुक्स में बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है, उसको डजेंट मैटर, आप इस लैंग्वेज को यूज कीजिए, वहाँ पर कंटेंट क्लियर कीजिए और यूपीएससी में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं 2 सेकंड के लिए वाटर पी लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं रिजर्व रैपो भी समझाता हूँ। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो लाइक एंड शेयर मैसेज कीजिए, अच्छा लगता है। और वीडियो को पूरा देखा करें, फिर कंटेंट से नोट्स बना लिया अपने तो बेटर रहेगा, ठीक है। और किसी को मतलब नोट्स चाहिए होंगे या जो भी चाहिए होंगे, जो पर्सनल मेरे नोट्स बनाता हूँ उसका मैं कुछ भी चाहिए होगा तो हेल्प कर दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। बट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड मेक ए स्टेटस, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स लोगों को बहुत हवा लगता है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट रिवर्स रेपो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिवर्स बोल रहा है, विपरीत, ठीक है। कैसे इसको समझते हैं, देखिए होता क्या है, मैंने पहली कंडीशन में बताया था कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के पास प्रतिभूति को जमा करके ऋण लेते हैं, और उस ऋण पे जो आरबीआई इंटरेस्ट लेता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब क्या कंडीशन है कि अब आरबीआई के पास प्रतिभूति जमा है, और मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक ये प्रॉमिस करके अपनी प्रतिभूति को डिपॉजिट करते हैं कि फ्यूचर में वो उसको दोबारा रीसेल कर लेंगे, यानी कि बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है, उसके पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, तो कभी भी आरबीआई बैंक जो होते हैं उनका पैसा वो न्यूट्रल नहीं रखते हैं। न्यूट्रल नहीं रखने का मतलब क्या है कि उनका पैसा सर्कुलेट होता रहना चाहिए, यानी कि अर्निंग करता रहना चाहिए, फिजूल निठल्ला ना पड़ा रहे, कहने का मतलब ये है। तो आरबीआई क्या कहते हैं या बैंक क्या करते हैं, आरबीआई महोदय के पास जाते हैं कि जनाब मेरे पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, अब मैं प्रतिभूति खरीदना चाहता हूँ, और आप मेरा ये पैसा लेके मैं जो प्रतिभूति थी आप मुझे दोबारा वापस कर दीजिए, ठीक है। अब आरबीआई जनाब यहाँ पर भी चालू होते हैं, क्योंकि वो सबके बाप हैं बैंकों में, ठीक है, सबसे बड़े हैं, सेंट्रल बैंक है, वो भी प्रॉफिट की बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मैं रेपो रेट पे जितना दिया था उतने तो नहीं इंटरेस्ट दूंगा आपको, क्योंकि अब पैसा जमा कर रहे हैं प्रतिभूति खरीदने के लिए। तो रिवर्स रेपो को क्या करता है आरबीआई, ऑलवेज कम करके करता है। मान लीजिए कि 4% अभी हो रहा हो, तो उसको 3.5 कर देगा, या 3.575%। ऑलवेज ये कंडीशन याद रखना, रेपो रेट ऑलवेज बड़ा होता है रिवर्स रेपो रेट की, ठीक है, ये कंसीडर याद रखना, क्योंकि बैंक है उसको ही प्रॉफिट में काम करना, दोनों बिजनेसमैन है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, ये अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, अपने उसको। तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देता है जब वो पैसा जमा करते हैं, उसी को हम रिवर्स रेपो कहते हैं। इसको विपरीत क्यों कहा गया रेपो रेट में, वहां पे प्रतिभूति हम जमा कर देते हैं, यहां पर हम खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। वहां पर हम पैसा ले रहे थे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ पे हमें पैसा हम जमा कर रहे हैं, तो उस पर हमें तो इंटरेस्ट मिलेगा। रेपो रेट वाला आरबीआई को मिलता है, और रिजर्व रेपो वाला आपको बैंकों को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक इसको हम बना के कोशिश करते हैं। रिवर्स रेपो रेट, दिस इज रिवर्स रेपो।
दिस इज बैंक आरबीआई, ठीक है। इन दोनों में एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है उसी तरह से होता है। तो इसके पास क्या थी, जब इसके पास पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो निष्क्रिय पैसा ना रहे, तो इस पैसे को लेके ये आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई के पास क्या, ठीक है, क्यों जाता है, क्योंकि प्रतिभूति को लेने का प्रॉमिस किया था दोबारा, ठीक है। तो आरबीआई के पास पैसा दे गए, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, प्रतिभूति बैंक को दे दी और इसका पैसा यहां जमा हो गया, ठीक है। और एक इंटरेस्ट रेट किसको मिलेगा, जो जमा कर रहा होगा, बैंक को ब्याज मिलेगा, और इसी ब्याज को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, इनवर्स होता है। अब इसकी भी दो कंडीशन होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसकी कंडीशन क्या होती है कि रिजर्व रेपो रेट जो होगा और बढ़ना वह घटने से क्या होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इससे बात करते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है, आपको पैसा मिल रहा है, आपने जमा किया तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो इसमें कोई उल्टा सिस्टम नहीं होता, इन्वर्स वाले में बढ़ने घटने इकोनॉमी का रहता है। तो घट रहा है तो आपको कम पैसा प्राप्त हो, यानी कि आपको विकास करने, समृद्धि बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, तो समृद्धि बढ़ेगा, लोन सस्ते होंगे। अगर संकुचित अवस्था है तो आपका घटेगा। तो ये चीज़ होती है रेपो एंड रिजर्व रेपो दर, और केस स्टडी से रिगार्डिंग भी इसके सवाल आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की। थर्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसको ओनर्स ओवरसी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर बस आपको प्रतिभूति समझना है, बाय एंड सेल, प्रतिभूति की खरीद या बिक्री, ये चीज समझना। देखिए होता क्या है, आरबीआई बैंक जब करता है, आरबीआई बैंक जब स्टार्टिंग होता है तो ये प्रतिभूति को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। प्रतिभूति स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है कि एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज या सिक्योरिटी 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, जितना भी होता है, जिस जिसकी बैंक की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से उतनी खरीदनी होती है। तो पेपर पे लिख देता है कि आरबीआई के ये इतने पैसे का अमाउंट भी सिक्योरिटी है, ठीक है, और आपको इसको खरीदना है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। तो ये सभी बैंक जो होते हैं उनको बुलाता है कि भैया आपको ये चीज़ खरीदनी होती है। और दूसरा क्या होता है, प्रतिभूति क्यों पैसे देते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप होता है, कंट्रोल उसी का होता है, तो इसलिए उसको कोई गलत नहीं कह सकता, इनलीगल है। उसका मतलब यही है कि अगर आपका प्रधानमंत्री नोट का मना करता है तो नहीं चलते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ अकॉर्डिंग की अथॉरिटी के हिसाब से वो प्रतिभूति अपने रेट की होती है। तो
आरबीआई क्या करता है, सभी को ऑफर करता है कि आप बिड न लगाने आइए, और सभी बैंक वहाँ पर आते हैं, कमर्शियल बैंक या नॉन कमर्शियल बैंक भी आते होंगे, तो वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि ये सारे बैंक को पैसा देके जितने की भी वो वो होंगी उसको खरीदते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ने प्रतिभूतियों को बेच दिया। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आपको रेपो रेट बताया था, ठीक है, अब रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, प्रतिभूति को लेके आरबीआई के पास चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो सेल बाय करता है और सेल करता है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, आरबीआई द्वारा उसका क्रय भी किया जाता है और विक्रय भी किया जाता है। तो इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इससे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है। ठीक है, प्रतिभूति को बाय एंड सेल करता है आरबीआई, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो आपके कमर्शियल बैंक वो प्रारंभ में खरीदते हैं इसको। ठीक है, बाय करते हैं। ठीक है, और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो इसको बेचते हैं आरबीआई को। तो इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट रिलेशनशिप। ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय एंड विक्रय होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ होता है, आरबीआई दो कंडीशन आती हैं कि क्या वैसा करता है। आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीदेगा, यानी बाय करता है, तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक को पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा मिल जाएगा उनको। पैसा मिला तो ऋण सस्ते होंगे, सस्ते होंगे, सस्ते होंगे तो मार्केट में, बाजार में पैसा है। ठीक है, यानी कि विकास होगा, समृद्धि आएगी। ठीक है, खरीदता है तो ठीक। और जब ये बेचता है प्रतिभूति तो बाजार में जो एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा है उसे निकालता है। आई होप कि आपको रेपो, रिजर्व रेपो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट होगा तो मैसेज कीजिए, और प्लीज़ करके लाइक कर दिया करें, या मैसेज कुछ भी, या इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक आपको समझ में आए। देखिए, डिपेंड करेगा क्लास जल्दी आने का आप लोगों के सब्सक्रिप्शन पर। जितनी जल्दी ही आप चैनल ग्रो करेगा उसी स्पीड से फिर प्रेशर आता है टीचर के ऊपर। और प्लीज़ करके अच्छा बना रहा हूँ तो लाइक कीजिए, और मैसेज लिखिए कि अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आए। तो ये तीन चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेपो, रिजर्व रेपो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये संकुचन की कंडीशन होती है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन संकुचन की स्थिति में होता है, और ये आपका विकासात्मक कंडीशन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तीन चीज मैं यहाँ पर कंट्रोल कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा लंबा क्लास ही लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया। गुणात्मक साख नियंत्रण विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव, हाँ, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है,
ठीक है, वहाँ पर हम मात्रात्मक कंट्रोल की बात कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट सेशन इसमें आता है क्वालिटेटिव, यानी कि कैसे पैसों का क्या होगा, उससे विकास होगा या नहीं होगा, उसको कंट्रोल करना, इस तरह की बात करें। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट फटाफट इसको समझा लेते हैं कि मेंस में ये चीज़ें आपके आती हैं। इसमें हम फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे आपके नैतिक अभिप्राय। नैतिक अभिप्राय, ठीक है। आरबीआई करता है सारे के सारे काम, आरबीआई के बारे में बात कर रहा है, आरबीआई के द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आरबीआई क्या कहता है बैंकों को कि आप कल्पित या धोखे वाली कंडीशन से बचे, यानी कि आप फ्रॉड में किसी को लोन ना दे दें, भ्रष्टाचार ना करें। ठीक है, तो गैर प्रायोजक, यानी किसी ने जैसे नीरव मोदी वाला केस हुआ था, इस तरह केस ना करें कि आप फ्री में किसी को लोन दे दें। इस कंडीशन को बोलने के लिए आरबीआई कहता है कि इससे मोरल नैतिकता है आपकी कि आप पैसों का ऋणों में भ्रष्टाचार न करें। सीधी सी बात ये चीज होती है। ठीक है, दूसरी क्या आरबीआई से मोरली क्या चाहता है कि ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी कि इनको मोटिवेट करता है कि बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को आप लोन दें जिससे मार्केट में इकोनॉमी बने, सर्कुलेशन। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है, आपको मेंस में लिखने का काम आएगी। तो दो मेथड है आपको पता। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे साख की राशनी। ठीक है, सेक्शन साख की राशनी होगा, राशि। ठीक है, राशनि। साख को मतलब अपनी वैल्यू समझ लीजिए, बैंक की क्रेडिबिलिटी की बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, नियंत्रण करता है किस पर, बैंकों के ऋणों पर, कि ज्यादा ऋण ना दे दें। ठीक है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऋण ना दे दे और आने वाले समय में उनको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, या अग्रिम, एडवांस अग्रिम, यानी कि इनको संतुलित कर, यानी कि इकोनॉमी पर इफेक्ट ना पड़े। तो कंट्रोल करता है कि बैंक इतना ही दोगे आप जितना मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो सके या स्फीति कंट्रोल हो सके। तो इन अग्रिम का मतलब होता है एडवांस, एडवांस में किसी को मना देना, मनी देना, जैसे बिजनेस के लिए होता है, उस तरह की बात करता है। ठीक है, और एक चीज़ और करता है, एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा क्या करता है, बैंक क्या होता है, उनको पीएसयू, प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी आपको पता ही होगा, जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित होते हैं या संबंधित, उन क्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में रियायत, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे, कम ब्याज पर लोन के लिए बैंक को, कमर्शियल बैंकों को बोलता है। यानी कि ये भी उसकी ड्यूटीज है, क्योंकि सबके जो पिताजी हैं बैंकों के, कमर्शियल बैंकों के, नॉन कमर्शियल बैंकों के, वो हैं आरबीआई। तो आरबीआई क्या कहता है कि एक तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा लोन ना दें। ठीक है, भ्रष्टाचार से बचें, और बात क्या करता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं ये इंडस्ट्री में तो लोन बड़े कंफर्ट वाली लोन जो में जाके देते हैं, बट प्राइमरी सेक्टर को उनको लॉस होने का रहता है। ठीक है, तो एनपीए कारण बढ़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में किसान होते हैं तो लोन रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो लोग बैंक बचते हैं लोन देने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर डंडा करती है कि भैया प्राइमरी सेक्टर के जो है वहाँ पर आप कम इंटरेस्ट रेट में इनको ब्याज, कम इंटरेस्ट ब्याज पर लोन प्रोवाइड कीजिए। तो
तो ये भी एक तरह से इनका आरबीआई के द्वारा काम होता है, इसको क्रेडिबिलिटी की राशनिंग कहते हैं। अगला तीसरा पॉइंट बात करते हैं उपभोक्ता ऋण। ये आप सब लोग यूज करते होंगे। फोर्थ पॉइंट है, मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको सारे के सारे। और प्लीज़ करके इस वीडियो को समझने के लिए पहली वीडियो भी समझनी जरूरी है, और जीडीपी को समझने के लिए तीनों वीडियो जीडीपी की समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, चेन की तरह है। इफ़ यू डू फर्स्ट क्लास सी, तो आफ्टर दैट यू वॉच इन दिस क्लास, तो इट्स comfortable to how to understand economics. So please is my guidelines for you. If you see this video, first you study first video, after that you watch this, and next one relation. Every video have a relationship, so please watching all videos regarding this, and please make a content or make a notes about this one. तो उपभोक्ता ऋण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ कस्टमर लोन के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि आप उपभोक्ता हैं वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि कार हो गया, फ्रिज हो गया, या मोबाइल हो गया, कुछ भी हो सकता है, मशीन होगी कोई भी, सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन या कुछ भी, इस तरह कोई भी चीज़ होती है, फ्रिज हो गया, पंखे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनको खरीदने के लिए बैंक ऋण फैसिलिटी देता है, कार लोन वगैरह इस तरह से फ्रिज खरीदने के, तो उसी को हम उपभोक्ता ऋण कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए ईजी होगा। इसकी दो कंडीशन होती हैं, मैं समझाता हूँ। सवाल वहाँ केस स्टडी पे ही आएंगे, याद रखना, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। सबसे पहले तो हमें डिमांड समझना चाहिए। डिमांड का मतलब क्या है, किसी चीज़ की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको कोई गर्ल्स पसंद आती है, अगर आप उसे प्यार करते हैं, यानी उसकी डिज़ायर आपके प्रति बहुत ज़्यादा, उसके लिए मर मिटेंगे, बहुत मेहनत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं होगी उसके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो वही सारा खेल यहाँ बैंक भी करता है, ठीक है। जो इस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एप्पल फ़ोन की बात करता हूँ, आपको आजकल पता ही होगा कि किस्तों पे फ़ोन लेना बड़ा इजी हो गया। तो बैंक क्या करते हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, तत्कालिक राशि, यानी कि जो फर्स्ट किस्त होती है आपकी, उसको ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, किस्तों की संख्या कम होती है, यानी कि आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट में किस्त देनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए कोई 50,000 का फ़ोन है, तो बोलेंगे भैया कि डिमांड वाला फ़ोन खरीद रहे हो, कंपनी वाला खरीद रहे हो, तो बैंक क्या स्कीम लगाता है कि भैया आप 20,000 जमा कीजिए, बाकी आपका 10,000 की 3 किस्तें जाएंगी, वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो तत्कालिक किस्त जो महंगा होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी बढ़ा दी जाती है फर्स्ट किस्त, ठीक है। अब सेकंड केस में लावा मोबाइल की बात करता हूँ, या नोकिया आजकल चल नहीं रहा है, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या है, कम है। और गवर्नमेंट चाहती है कि वो प्रोडक्ट भी, मान लीजिए कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है कोई, उसकी इतना अच्छा नहीं है या अच्छा है, काम करेंगे तो मत एप्पल के कंपैरिजन में वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस चीज़ को लेके। मेक इन इंडिया भी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर एप्पल, सैमसंग, ये मोबाइल ही MI खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ होता है, ठीक है। कोई मोबाइल या कोई भी कंपनी है जो कम बिक रही है, उसकी डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये बैंक क्या करते हैं, जो उसकी पहली किस्त होगी उसको कम कर देंगे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा किस्तों में कर देंगे,
यानी बाकी भी ज़्यादा कम टाइम यानी लॉन्ग समय तक आप डिपॉजिट कर सकें। तो ये होता है कम डिमांड वाले के लिए होता है ये। तो इसी तरह के स्कीम जो बैंक्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता ऋण बोलते हैं कर विनिमय, यानी कि रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। एक काम और भी करता है आरबीआई, सीधी कार्रवाई। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन करता है। डायरेक्ट एक्शन का ये होता है, सीधी कार्रवाई के बाद बात करते हैं। पांचवा होगा सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई में क्या करता है कि मान लीजिए जो बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, जो बैंक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उन पर डंडा करता है, यानी कि उन पर ब्याज ज़्यादा लगा देगा, उनकी प्रतिभूतियाँ जब्त कर देगा, उनको पेनल्टी लगा सकता है। तो इस तरह का कोई भी कृत्य आरबीआई करता है पनिश दंडात्मक रूप से, तो उसको हम बोलते हैं सीधी कार्रवाई। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी लंबा क्लास मुझे लग रहा हो गया है। तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया क्योंकि वो कभी 15 मिनट लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी क्लास हो। और नेक्स्ट में हम लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मनी बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। इस तरह की जितने भी टॉपिक होंगे धीरे धीरे सारे टॉपिक ही मॉनेटरी पॉलिसी की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि you like my videos and my teaching style, and you have to any doubt about to economics, repo, reserve repo, and consumer loan and everything, and RBI and security and bill of exchange. So please write down a message about to economics, about to UPSC regarding you have to doubt about have to book doubt and everything, anything you have to doubt. So please write down a message, and please like my video, share my video, because I need a subscriber and more than subscriber, because if you subscribe and like my video, so just I'm feeling motivated and I like to, yeah, I feel I'm going way out from my good with this way. So please like and subscribe and stay on my channel, and I hope stay home and keep it study, and good day and love you all. Thank you for watching my video. Subscribe my channel. Bye.